सुअपराह्न विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा एक नई कविता के साथ प्रस्तुत हूं। कविता का शीर्षक है छोटा मेरा खेत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हमने हर अध्याय में ऐसा ही किया है। पिछली कविता पर हम थोड़ी सी चर्चा अवश्य करते हैं। पिछली कविता थी रुबाइयाँ और गज़ल। गज़ल कविता को पढ़ाते समय हमने रुबाइयों पर चर्चा की थी, तो अब छोटा मेरा खेत कविता को पढ़ाने से पहले गज़ल नामक कविता पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। फिराक गोरखपुरी इस गज़ल के रचनाकार हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार वे एक दीवाने की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी प्रियतमा के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनके सुख के लिए, उनके आराम के लिए। वे किस प्रकार बताते हैं कि जब तुम्हारा सौदा होगा तो हम तुम्हारे सबसे बड़े खरीदार होंगे, एक ऐसी कीमत लगाएंगे जो किसी ने आज तक नहीं लगाई होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम आज की जो हमारी कविता है इस पर आते हैं, चर्चा करते हैं। छोटा मेरा खेत, इसके उद्देश्य पर चर्चा करने से पहले, इसके सार पर, इसकी व्याख्या पर चर्चा करने से पहले मैं इसके शीर्षक पर चर्चा करना चाहूँगा। छोटा मेरा खेत, कि मेरा कवि कहता है कि मेरा खेत है और ये छोटा सा है। कैसा खेत है कवि का? क्या एक किसान जैसा खेत है कवि का? क्या किसान की तरह खेतीबाड़ी करता है कवि? या कवि कर्म और किसान कर्म एक ही हैं? दोनों में क्या क्या समानताएं हैं? दोनों किस प्रकार एक धरती को चीर कर फसल उगाता है, अपने देश का, अपने देशवासियों का पेट भरता है, तो दूसरा किस प्रकार कलम का धनी है और अपनी कलम की ताकत से देश, समाज और दुनिया को जागरूक करता है। दोनों में क्या क्या समानताएं हैं? छोटा मेरा खेत का यही उद्देश्य है कि कवि कर्म एक किसान कर्म की तरह है। जिस प्रकार किसान एक खेत में फसल बोता है, पहले उसमें पानी देता है, उसके बाद बीज डालता है, बीज अंकुरित होता है, खाद डालता है, बीज ऊपर बढ़ता है, पत्ते आते हैं, कोंपलें फूटती हैं, अनाज फसलें लहलहाने लगती हैं, अनाज से किसान का घर भर जाता है, किसान बहुत खुश होता है। उसी प्रकार कवि भी एक छोटे कागज को अपना खेत बताता है। उसके दिमाग में भावों का, विचारों का तूफान आता है और उसी तूफान में से कुछ बीज, विचार रूपी बीज कवि उस पन्ने पर डाल देता है। उस विचार रूपी बीज से शब्द बनते हैं। जब वह अंकुरित होता जाता है तो शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से एक रचना बनती है और यह रचना अमर हो जाती है। इस रचना के माध्यम से कवि कहता है कि जिस प्रकार किसान अपनी फसल को काटता है, अपनी फसल से मुनाफा कमाता है, उसी प्रकार मैं भी इस कविता के माध्यम से, अपनी इस रचना के माध्यम से धन दौलत कमाता हूँ, प्रसिद्धि कमाता हूँ, ख्याति अर्जित करता हूँ। तो अब हम कविता पर आते हैं। छोटा मेरा खेत, कवि कहता है कि छोटा मेरा खेत चौकोना, मेरा खेत छोटा है और ये 4 कोनों का है। और ये खेत क्या है? कागज का एक पन्ना। कवि कहता है कि मेरा खेत कागज का एक पन्ना है, कागज का एक चौकोर का पन्ना है। यही मेरे लिए एक खेत के समान है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और वह बीज अंकुरित होकर फसल का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे अंतर्मन में विचारों का, भावों का एक अंधड़ आता है, एक तूफान आता है। अंधड़ का अर्थ है तूफान। एक तूफान आता है
और ये तूफान पता नहीं कहां से आया। कहा भी गया है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि के दिमाग में विचारों का, भावों का तूफान आया है। उन्होंने कोई ऐसी घटना देखी है जो उन्हें एक पूरे समाज से अलग लगी है, अलग प्रतीत हुई है। तो कवि कहता है कि मेरे दिमाग में एक विचारों का, भावों का तूफान आया है और उस तूफान से क्या हुआ है, क्षण का बीज वहां बोया गया। वहां क्षण का एक पल में ही कुछ बीज, विचार रूपी बीज वहां बो दिए गए हैं। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष। निःशेष का अर्थ, शेष का अर्थ होता है बचना और निःशेष का अर्थ होता है न बचना, अर्थात समाप्त होना। कल्पना के रसायनों को पी, जिस प्रकार एक किसान बीज अंकुरित होने पर उसमें पानी लगाता है, उसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि जो मेरे विचार थे मन में, मेरे दिमाग में जो भाव थे, उन भावों को मैंने एक कागज पर उतार दिया और फिर मैंने अपनी कल्पना के रसायनों के माध्यम से उस बीज को गला दिया और बीज गलने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन वह बीज एक पौधे के रूप में नया रूप लेकर नए अवतार में प्रस्फुटित होता है। शब्द के अंकुर फूटे। कवि कहता है जिस शब्द को मैंने जमीन अपने कागज पर डाल दिया था वह गल गया, वह समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन वह दूसरे अस्तित्व में आ गया, वह दूसरे रूप में आ गया। जैसे विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु न समाप्त होती है और न जन्म लेती है, बल्कि वह अपना रूप परिवर्तित कर देती है। यहां कवि ने भी यही कहा है कि जो बीज था वह समाप्त हो गया, या ये कह सकते हैं कि बीज समाप्त नहीं हुआ, उस बीज ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। किस रूप में परिवर्तित कर लिया? एक अंकुर के रूप में परिवर्तित कर लिया। एक अंकुर फूट गया उस बीज से। पल्लव पुष्पों से, पल्लव पत्तों से, पुष्पों से, फूलों से। पत्तों और फूलों से यह क्या हुआ? पत्तों और फूलों से यह नमित हुआ। नमित का अर्थ है झुकना। फिर यह जो शब्द रूपी पौधा था ये क्या हुआ? कल्पना रूपी रसायनों से बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद इस पर पत्ते आए, पत्ते आने के बाद इस पर पुष्प आए, इस पर फूल आए, इस पर फल आए, और जब फल आए, फूल आए, पत्ते आए तो यह पौधा उस भार से, उस वजन से झुक गया। झूमने लगे फल और इस पौधे पर फिर फल आ गए। रस अलौकिक, एक अलौकिक अप्रतिम सौंदर्य का इसमें रस भर गया जो आनंद देने वाला था। अमृत धाराएं फूटती, अमृत के समान सौंदर्यमयी धाराएं फूटने लगी। रोपाई क्षण की, कवि कहता है जो मैंने रोपाई की थी वह क्षण भर की थी, पल भर की थी। पल भर के लिए मेरे दिमाग में कुछ भाव आते हैं, कुछ विचार आते हैं, मैं उन विचारों को शब्दों का जामा पहनाकर एक चौकोर कागज पर उन्हें उतार देता हूं। यह जो मेरा कार्य था यह बहुत कम समय का था। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लेकिन मैं अनंतता तक, एक बहुत लंबे समय तक, अंत न होने वाले समय तक, अंत न होने वाले समय तक, एक अनंत समय तक मैं इसकी कटाई करता रहूंगा, यानी इसका लाभ, इसका फायदा लेता रहूंगा। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। और इसकी फसल की एक विशेषता है, अद्भुत विशेषता है। इस फसल को, इस कटाई को अगर कोई लूटता रहे तो भी यह खत्म नहीं होती है। इस संसार में कोई भी वस्तु अगर कोई लूटने लग जाए, अगर हम बांटने लग जाएं, हमारे पास 50 किलो सोना है, हम उसे लोगों को 100-100 ग्राम सोना देने लग जाएं, आधे घंटे बाद हम देखेंगे कि हमारे पास 50 किलो में से 5 किलो सोना बच गया है।
हमारे पास 50 लाख रुपए हैं, हम सभी लोगों को एक एक रुपया देने लग जाएं तो हम देखेंगे कि एक दिन के बाद हमारे जो पूंजी है वह घटकर आधी से भी कम रह गई है। लेकिन यह एक ऐसी पूंजी है, विद्या, शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो लूटते रहने से बढ़ती रहती है। इसका हम जितना प्रचार प्रसार करते हैं यह उतनी ही बढ़ती रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो रचनाकार है, जो साहित्यकार है, उसकी रचना को आगे तक उसके जीवन के बाद भी जो उसकी आमदनी है, जो उसका कमीशन है, वह मिलता रहता है। रस का अक्षय पात्र, क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना, अक्षय का अर्थ होता है कभी नष्ट न होना। कभी नष्ट न होना। रस का अक्षय पात्र, रस का अर्थ है आनंद, खुशी, मौज, मस्ती, उल्लास का अक्षय पात्र, कभी नष्ट न होने वाला पात्र, बर्तन, सदा का, हमेशा का। छोटा मेरा खेत चौकोना, कवि कहता है कि मेरा छोटा खेत है और यह 4 कोनों का है, यह कभी भी समाप्त न होने वाले पात्र की तरह भरा हुआ है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि किसान जो फसल पैदा करता है वह उसे एक ही सीजन में, एक ही मौसम में प्राप्त होती है। वह 6 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक एक फसल पर मेहनत करता है और उसे उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन कवि कहता है कि किसान को केवल उसकी फसल 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एक बार लाभ देती है, लेकिन मेरी फसल, मेरी रचना मुझे जीवन भर और यहाँ तक कि जीवन के बाद भी उसके जो रॉयल्टी है, उसका कमीशन है, वह मिलता रहता है। तो यहां हमें पता चलता है कि किसान का खेत और कवि का खेत, किसान ज्यादा मेहनत करता है, किसान ज्यादा परिश्रम करता है, लेकिन कवि कहता है कि मैंने मेहनत कम की और एक बार ही मैंने मेहनत की और अनंत समय तक मुझे उसका आनंद मिलता रहेगा, उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी, उसका लाभ मिलता रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि किसान शारीरिक मेहनत करता है और कवि मानसिक मेहनत करता है। ये इस संसार में हमेशा से ही शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम के बीच द्वंद्व रहा है, लड़ाई होती रही है और जीत हमेशा मानसिक ताकत की हुई है। तो ये हमारी जो कविता है छोटा मेरा खेत, यहीं खत्म होती है। और इसी का जो अगला पार्ट है, इसका जो अगला भाग है बगुलों के पंख, तो यहां हम इस कविता पर आते हैं, बगुलों के पंख। बगुलों के जो पंख हैं, इस कविता का उद्देश्य है, कवि कहना चाहता है कि सभी वस्तुएं, सब कुछ प्रकृति से निर्मित है और अंत में प्रकृति में ही लीन हो जाना है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति ने पैदा किया है और प्रकृति में ही अंत में इसको मिल जाना है। तो मनुष्य को प्रकृति में रहकर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक मछली है, वह जल में जन्म लेती है, प्राकृतिक रूप से जन्म लेती है, प्राकृतिक रूप से जल में ही वह रहना चाहती है और प्राकृतिक रूप से जल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि कोई उस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो यह उस मछली के जीवन को लील जाएगा, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। कवि प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है, नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कवि कहता है कि शाम का समय है और मैंने ऊपर आसमान में देखा तो बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़ते जा रहे हैं। और वे बगुले जब उड़ते जा रहे हैं, जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने मुझे चुरा लिया, मेरी आंखों को चुरा लिया, मुझे सम्मोहित कर दिया, मुझे अपने सौंदर्य से बांध लिया। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे का मतलब समझ आया होगा,
कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। हाँ जी, तो कजरारे का अर्थ है काले काले। कजरारे बादलों, काले बादलों की, आकाश में बादल छाए हुए हैं। बादल किस प्रकार के हैं? काले बादल हैं। नभ छाया आकाश में, आकाश में काले बादलों की छाया छाई हुई है। आकाश में काले बादल हैं और काले बादलों के कारण पूरा आकाश ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश में छाया छा गई है। तैरती सांझ की सैतेज श्वेत काया, और तैरती तैर रही है सांझ की, सायकाल की, सैतेज तेज के साथ, तेजस्वी, श्वेत सफेद, काया शरीर। काले बादलों में, जो आकाश में काले बादलों की काली छाया छाई हुई है, वहां उड़ने वाले जो बगुले हैं उनसे ऐसा लगता है कि मानो सफेद रंग की सांझ, सायकाल का समय शरीर धारण करके आकाश में तैर रहा है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि कहता है कि बगुले जो पंक्तिबद्ध होकर के जा रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे मुझे अपनी माया से, मुझे अपने मोह से, मुझे अपने सौंदर्य से बांध लिया है। कवि गुहार लगाता है, कवि पुकार लगाता है कि कोई आए और बगुलों की इस पंक्ति को रोके रखे। ये जो बगुले हैं इन्होंने मुझे सम्मोहित कर दिया है, मुझे मोह में डाल लिया है, मोह पाश में डाल लिया है, मुझे बांध लिया है। कोई इन्हें जरा रोके रखे ताकि मैं इस सौंदर्य को और देख सकूं, जी भर कर उसे पी सकूं, महसूस कर सकूं। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वह कौन? बगुलों की पंक्तियां, वह बगुलों की पंक्तियां चुराए लिए जाती मेरी आंखें। बगुलों की वे पंक्तियां मेरी आंखें चुराए हुए जा रही हैं। नभ में, कहां? आकाश में, पांति बांधे पंक्तिबद्ध होकर के बगुलों की पांखें, बगुलों की पंख। कवि कहता है कि बगुलों के पंख, बगुले पंक्तिबद्ध होकर अपनी सफेद पंखों के माध्यम से मेरी आंखों को चुराए हुए जा रहे हैं। मैं गुहार लगाता हूं, मैं पुकारता हूं कि कोई इस सौंदर्य को रोक दे ताकि मैं जी भर कर इसका पान कर सकूं, मैं इसे जी भर कर निहार सकूं। प्रिय विद्यार्थियों, बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत, ये दोनों कविताएं हमारी यहीं समाप्त होती हैं। छोटी कविता छोटा मेरा खेत से हमें पता चलता है कि कवि कर्म जो है वह किसान कर्म से महान है। शारीरिक परिश्रम से मानसिक परिश्रम का जो महत्व है, मूल्य है, वह सदा से ही अधिक रहा है। बगुलों के पंख से हमें पता चलता है कि हमें प्रकृति में रह करके और प्रकृति के अनुसार ही अपने क्रियाकलापों को अंजाम देना चाहिए। हमें बगुलों की तरह हमारी नज़र सौंदर्य प्रेमी होनी चाहिए। ये बगुलों की पंक्तियां सभी को दिखाई दे रही हैं, लेकिन केवल कवि ही है जो इसका एहसास करता है। केवल कवि ही है जो अपने मन में, जो इनके सम्मोहन में बंध जाता है, और कोई व्यक्ति नहीं बंध पाते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारी दृष्टि अति सूक्ष्म, अति पैनी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, दोनों कविताएं हमने कराई हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। कविताएं दोनों आसान हैं, शायद समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क करेंगे। किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने जो कुछ सीखा है वह विद्यार्थियों के माध्यम से ही सीखा है। हम पढ़ाते जाएंगे, विद्यार्थी पढ़ते जाएंगे। जब तक कोई विद्यार्थी प्रश्न नहीं करेगा, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे विकास के लिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि जरूर कुछ प्रश्न पूछें। धन्यवाद।